हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली बारबी मूवी के बारे में, जिसे मैंने ओपनहाइमर के बाद ही तुरंत देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए रिव्यू टाइम पर अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन अब उन कंप्लेंट्स को साइड में रखकर सीधे बात की जाए फिल्म की कहानी की, जो कि आपने ट्रेलर में देख रखी है। तो जी हाँ, फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ उसी तरीके का है जिस हाफ में बारबी को रियलाइज होने लगी है डेथ, जिस कारण से वो अपनी इस दुनिया से अब पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड फील करती है। और उसके बाद क्या वो दूसरी या फिर कहूँ अगली बारबी के पास जाती है और वो उसे एक मिशन देती है, यानी कि एक रीजन असल दुनिया में जाने का, जिसके बाद उस जर्नी में उसके साथ जबरदस्ती केन भी शामिल हो जाता है। और फिर कैसे उनकी ये जर्नी उन्हें, वो कहते हैं ना, बारबी के साथ साथ लाइफ के लेसन सिखाती है और हाँ, समाज का आईना भी दिखाती है, जहाँ पर पेट्रियार्की का सिस्टम चलता है, जिसे और भी काफी ज्यादा सिंपल कर दूं तो मर्द दुनिया पर राज करते हैं औरतों को दबाकर। लेकिन हाँ, वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि उनके हाथ में ये सारी की सारी सत्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग दिखावा नहीं करेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। ऐसे में ये फेमिनिस्ट से भरी हुई फिल्म, या फिर कहूँ फेमिनिज्म को शो करती हुई फिल्म, जो कि 2 घंटे से भी काफी कम रन टाइम की है, क्या दिखाती है क्या नहीं, चलिए उन सभी पर बात करते हैं, जो कि यहाँ बात करना बनता भी है। क्योंकि एक तरफ ये फन फिल्म है, जो कि काफी लोग कहते हैं, या फिर कहूँ थिएटर में बैठी वो सारी की सारी ऑडियंसेस जो इस फिल्म को एंजॉय कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेट मैं उतना नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये फिल्म मेरी कप ऑफ टी की नहीं थी, जिसे फिर भी अपने काम के चलते मैं थिएटर में देखने के लिए गया था। और वो लोग जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा प्रेशर डालकर ओपनहाइमर दिखाया है, उनके लिए तो ये फिल्म मस्ट वॉच बनती है, ताकि वो लोग इस फिल्म को देखते वक्त ये फील कर सके कि वो लोग कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल है, जैसी उनकी गर्लफ्रेंड ओपनहाइमर देखकर हो रही थी। बाकी इसमें मैं रिव्यू की भी बात करूंगा, यानी कि कुछ क्रिटिक्स या फिर कह लो महिला क्रिटिक्स की, जिन्होंने इस फिल्म को अब तक की बनाई गई इतनी बेस्ट फिल्म बना दिया है कि वो लोग इसे ऑस्कर की हर एक कैटेगरी में डालने के लिए रेडी है, या फिर कहो बाकी दूसरे अवार्ड की कैटेगरी में भी, जिसमें हाँ, उनकी नजर में ये फिल्म एक परफेक्ट स्कोर करते हुए सोसाइटी पर काफी तगड़ा तमाचा मारती है और हम मर्दों को कई सारे लेसन सिखाती है औरतों के बारे में। क्यों, तो उसी क्वेश्चन को जानने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, इसलिए मैं जितनी बार बोलूंगा चलिए शुरू करते हैं। तो अब ईमानदारी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, और उसके बाद फिर क्या, इंट्रो। सो फ्रेंड्स, तो अगर आप इस फिल्म को बिना दिमाग ना लगाते हुए अगर देखने के लिए बैठोगे, तो आपको ये काफी सिंपल सी वन टाइम वॉच टाइम पास सी फिल्म लगेगी। और अगर आप मेरी एज के हो तो इस फिल्म से आप खुद को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस फिल्म के जो जोक थे वो प्रॉपर लैंड नहीं कर पाते, हाँ मेरी नजर में। लेकिन कई सारी ऑडियंस जिनमें थिएटर पूरी तरीके से औरतों से भरा हुआ था, वो लोग इस फिल्म को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और उसके बाद फिल्म के एंड में नॉस्टैल्जिया उन्हीं औरतों को कनेक्ट करने के लिए डाला गया है, ताकि फिल्म में जो कुछ भी भसड़ चल रही थी उसे भूलकर लोग फिल्म के एंड को याद रखे कि एंड में उन्हें किस तरीके का मैसेज फिल्म की डायरेक्टर या फिर कहूँ राइटर, जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी लिखी है, ताकि वो मर्दों को भी समझ सके, हाँ औरतों की कहानी समझाने के लिए। लेकिन गेस व्हाट, जहाँ वो पूरी फिल्म में बारबी को लेकर के कहीं कहीं पर मैसेज देने में पीछे नहीं हटती कि बारबी जितनी परफेक्ट औरतें दुनिया में होती ही नहीं है, और उतना होने के लिए कई सारी औरतों को सुनना पड़ता है, ये फेमिनिज्म है, जिस पर वो सभी कटाक्ष करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि फिल्म में बारबी की क्रिएटर खुद, जिन्होंने बारबीज बनाई थी 30 साल तक, जिन्होंने मेटल पर राज किया था, यानी कि वो कंपनी जो हॉट व्हील्स के साथ साथ बारबी बनाती थी, तो हाँ, उसी की ओनर बारबरा हैंडलर भी आपको फिल्म में नजर आ जाती है, अपने घिसे पिटे से ज्ञान के साथ, यही मैसेज देते हुए कि बारबी उन्होंने काफी सिंपल बना रखी थी। लेकिन हाँ, ये डायरेक्टर का विजन है। असल मायने में रूथ हैंडलर के ओरिजिनल इंटरव्यू देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक औरत के साथ साथ एक परफेक्ट बिजनेस वुमेन भी थी, जिन्हें ये पता था कि बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, इसलिए उन्होंने ऐसे नहीं 30 साल अपने साम्राज्य को चलाया है। लेकिन फिर उनकी लाइफ में कुछ पर्सनल चीजें भी हुई थी, यानी कि उनकी लाइफ में कई सारे मेंटल ब्रेकडाउन हुए थे, खास करके उनके बेटे की मौत के बाद, जो मौत कैंसर से हुई थी। उसके बाद वो भी उसकी जकड़ में आते हुए उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और फिर क्या, उन्होंने बारबी के इस पैशन से, या फिर कहूँ उसे अपना साइड बिजनेस बनाकर एक अलग ही बिजनेस शुरू किया था, जो कि अगेन बारबी की तरह बूम कर गया, क्योंकि औरतें ही औरतों को समझती है, ये कॉन्सेप्ट लेकर वो मार्केट में कूदी थी, और उसे ही प्रमोट करते हुए वो नकली ब्रेस्ट बनाने के उस बिजनेस में सक्सेस हो गई थी। जी हाँ, ये रियल स्टोरी है, यूट्यूब कहीं पर भी देख लो, पता चल जाएगा। जिन्होंने अपनी लाइफ में और भी कई सारी चीजें की है, लेकिन उनकी उस बारबी की पोस्ट से हटना, यानी कि मेटल की उस पोस्ट से हटना, उसके पीछे के रीजन की बात करें तो कई सारे घपले भी हुए थे, जिन्होंने कंपनी को जहां बिलियन की कमाई करवा कर दी थी, तो वहीं कुछ मिलियंस का लॉस भी हुआ था, जो अराउंड 30 मिलियन के आसपास था। ऐसे में इंक्वायरी बैठी थी, बाद में उन्हें अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए वही जो मैंने नया बिजनेस की बात बताई वही शुरू किया था। लेकिन जब उन्होंने बारबी के अपने इस विजन को दिमाग में डाला था, तो वो औरतों को जिस तरीके से लेकर के अपने दिमाग में सोचती थी, उस वक्त औरतें मर्दों के साथ बिजनेस में, वो कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलती थी। तो असल मायने में देखा जाए
है तो फेमिनिज्म इसे कहा जाता है, जिसका अच्छा फायदा उठाते हुए रुथ ने खुद का एक एम्पायर खड़ा किया और ये बता दिया कि औरतें भी आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकती है। जिसमें अगर आप मेटल में आज देखो तो शायद से मेटल को 5 औरतें और 6 मर्द चलाते हैं, यानी वही बॉस वाली पोजीशन पर रह करके। लेकिन फिल्म में अगर आप देखोगे तो उसका बिल्कुल उल्टा ही बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर मेटल को चलाने के लिए सभी मर्द हैं, जो औरतों यानी कि बारबी को नहीं समझते। क्योंकि हाँ, ये फिल्म की डायरेक्टर का मैसेज था। बाकी जो मैंने बारबी की क्रिएटर रुथ की बात की थी, वो भी जो मैसेज देती है कि बारबी को जितना सिंपल रखो, वो भी काफी ज्यादा गलत है। क्योंकि खुद रुथ के इंटरव्यू में उन्होंने बारबी को हर एक फील्ड में डाला था, यही बताते हुए कि औरतें कई फील्ड में उस वक्त नौकरियां नहीं करती थी। लेकिन फिल्म के एंड का वो मैसेज जो मुझे बिल्कुल भी हिट नहीं कर रहा था इसी इंटरव्यू की वजह से, जिसमें बस उस क्रिएटर को जबरदस्ती का वो भूत बना करके फिल्म में रखा गया ताकि वो ज्ञान दे सके। इसके अलावा इस फिल्म में रुथ की बेटी बारबरा, जिसके नाम पर बारबी बनाई गई थी, जो खुद बारबी से हिट करती थी, उन्हें भी इस फिल्म में इंक्लूड करने की बात चल रही थी, बट अनफॉर्चुनेट उन्होंने अपना अपीयरेंस इस फिल्म में नहीं दिया। जिसके बाद फिर क्या, ग्रेटा यानी कि फिल्म के डायरेक्टर ने कुछ और ही दिमाग लगाकर इस फिल्म में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एना रोथ को डाल दिया, वही बूढ़ी औरत जो आपको बेंच पर बैठी हुई दिखती है बारबी के साथ बात करते हुए, जिससे बारबी खुद को काफी ज्यादा कनेक्ट करती है, यही सोचते हुए कि वो बूढ़ी कब होगी। लेकिन हाँ, उस सीन में जब बारबी पूरी दुनिया को इमेजिन करती है, वो फीलिंग बहुत तगड़ी है जो आपको सीधे यहाँ हिट करती है। लेकिन बाकी की चीजें बिल्कुल भी नहीं। जो खास करके आपका कनेक्शन रियल वर्ल्ड से डायरेक्टर दिखाने की कोशिश करती है, वो बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा क्रिंज और बचकाना था। क्योंकि फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा को लेकर मैं इस तरीके की उम्मीद लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं बैठा था कि वो मुझे इस तरीके की फिल्म बारबी के यूनिवर्स में बना करके देगी। जबकि जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, हाँ, रुथ हैंडलर की ही, मैं उन चीजों को देखना चाहता था। और ये भी कि जब रुथ ने बारबी के बाद केन की अनाउंसमेंट की थी बस फिल करने के लिए, तो उनके बेटे को कितना ज्यादा बुरा लगा था। यानी उनका बेटा भी, जिनका नाम केन ही था, वो भी इससे बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे, क्योंकि क्लास में इस डॉल को लेकर के उन्हें बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और बाहर भी उनके दोस्तों की तरफ से। लेकिन बाकी चीजें जब बिजनेस में अच्छी दिखाने लग गई तो फिर चीजें सब कुछ खुशल मंगल हो गई थी। जहाँ ये फिल्म मैं फिर से कहूंगा, इन सारी चीजों को पूरा ही उल्टा करते हुए मेटल से जो परमिशन लेती है, तो उन्हें इस फिल्म में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत विलेन के पोज में दिखाने की कोशिश करती है, जिसमें विल फेरल अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब होते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ उनका अपीयरेंस अपनी पूरी टीम के साथ दिखाया गया है, वो बस हमें यही टीज करता है कि हाँ, वो फिल्म में विलेन है, बस आ रहे हैं। और फिर क्या, वो बारबी लैंड में पहुंच करके बारबी को जो बचाने की बातें करते हैं, वो बिल्कुल भी फिर से कहूंगा मेरे दिल पर नहीं छूती। क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक मल्टी मिलियन कंपनी है जो हमेशा प्रॉफिट का ही सोचेगी। तो जब कैन काफी ज्यादा हिट हो रहा था, तो फिर वहाँ पर उनके बारबी को हिट करवाने का जो ट्रेडिशन चल रहा था, उनकी पर्सनल फीलिंग के साथ वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि पैसा बोलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था, जिसमें हाँ, माँ बेटी की स्टोरी को भी ऐड कर किसी भी तरीके की फीलिंग्स नहीं डाली गई। क्योंकि ग्लोरिया को औरतों की परेशानियां बताते हुए जो स्पीच दी गई है वो अच्छी है, लेकिन बाकी दूसरी चीजें बिल्कुल भी नहीं, जिनसे मैंने खुद को रिलेट नहीं करवाया है। और हाँ, मैं करवाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो चीजें मुझे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रही थी। खास करके ग्लोरिया की एंड का वो डिसीजन, जहाँ पर वो बारबी को लेकर के विल फेरल को आइडिया देती है, बहुत बेकार था। इसके अलावा ग्लोरिया की बेटी भी कुछ काम की नहीं थी, जो बस अपना सड़ा समूह दिखा करके ये बता रही थी कि आज की जनरेशन यानी कि आज के बच्चे बारबी जैसी चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। और उसका मानना यही है कि बारबी की वजह से ही लोग सोसाइटी में उन्हें परफेक्ट वुमेन की कैटेगरी में डालना चाहते हैं, यानी औरतें मर्दों के हिसाब से ढले, जो कि इस पूरी दुनिया में हमें दिखाया जाता है। लेकिन फिर से कहूंगा, ये एक फेमिनिस्ट फिल्म है जो अपने इस फेमिनिज्म को शो करने के लिए फिर से कहूंगा गेस व्हाट, मर्दों का ही सहारा लेती है, क्योंकि उनके बिना तो उनकी दाल नहीं गलती। इसलिए इस पूरी फिल्म में मर्दों का मजाक बनाते हुए कॉमेडी क्रिएट करने की जो बेकार सी कोशिश की गई है, उसमें नो डाउट मार्गो रॉबी अपना 100% देती हुई नजर आती है, क्योंकि वो असल मायने में बारबी लगती है। लेकिन जहाँ जहाँ उनका अपीयरेंस था, वो अपने रोल में कन्विंसिंग लगती जा रही थी। बट अनफॉर्चुनेट, बारबी की फिल्म है, लेकिन केन पूरी परफॉर्मेंस अच्छी देते हुए उसके ही रोल को खा गया, ये बताते हुए कि वो कितने टैलेंटेड एक्टर है। बाकी फिल्म में एंड की जो बीच फाइट थी, रिलेट नहीं कर पा रहा था बिना सर पैर की। उनका जो प्लान था वही वोटिंग सिस्टम का, वो भी बारबी लैंड में अगेन कहूंगा समझ के परे है। और नॉस्टैल्जिया की जो मैंने बात की है, वो फिल्म के एंड में आती है माँ बेटी के रिलेशनशिप को दिखाने की, जिससे कि अगेन मैं कहूंगा वही सारी फेमिनिस्ट औरतें पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ फेमिनिज्म की, वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि कट्टर फेमिनिस्ट को मैं अपनी गिनती में भी नहीं लेता, जो सच में मर्दों को कुछ भी नहीं समझती। लेकिन कई सारी औरतें ऐसी भी होती है जो इस तरीके के फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करती, और ना ही मैं उन कट्टर मर्दों की कैटेगरी में आऊंगा जो औरतों को अपने पैर की धूल समझते हैं। बल्कि वहीं पर आ जाए कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने से ही पूरी दुनिया क्या हर सोसाइटी चलती है, जिसने आज की तारीख में औरतों को वहां ला करके खड़ा कर दिया है जहां तक मर्द भी नहीं पहुंच सकते। इनफैक्ट औरतों के कानून मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और जबकि औरतें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो ऐसे में फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को एक ही चीज करनी चाहिए, विंडो से निकाल करके बाहर फेंक दो, वो भी हाँ कूड़े कचरे के डब्बे में। बाकी बारबी नाम समझकर अगर आप ये सोच रहे हो कि बचपन में आपने जितनी भी बारबी की फिल्में देखी है मैंने भी सब देखी है, तो वैसा बिल्कुल भी ना सोचते
हंसते हुए। अनफॉर्चुनेट आप इस फिल्म को अपने बच्चों के साथ में नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि फिल्म में फन के अलावा कई सारे डीप मैसेज छुपे हुए हैं, जिनके अगर रेफरेंस की बात की जाए तो ये फिल्म ट्रूमैन शो से लेकर 2021 स्पेस ओडिसी, ऑल दैट जैज और ग्रेस जैसी मूवी के भी रेफरेंस देती है। और जो एंड के डांस की बैटल सीक्वेंस थी वो तो जेनी कैलन से ही इंस्पायर थी, जो कि अपनी फील्ड में यानी कि अपने टाइम पीरियड में काफी ज्यादा लेजेंड माने जाते हैं। इसके अलावा दुनिया में फेमिनिज्म के नाम पर क्या क्या चलता है वो चीज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जहाँ पर एक मर्द खड़े होकर के बस यही हाथ उठाकर कहता है कि वो खुद को औरत मानता है, और फिर क्या ये फेमिनिज्म वाले लोग उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हैं और रिजल्ट में कुछ इस तरीके का रिजल्ट उन्हें मिल जाता है, जिसके आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने बैठे तो। लेकिन अगर मैं कुछ चूतियों की बात करूं तो एग्जांपल अगेन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिन सभी की स्टोरी टेलिंग से मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, क्योंकि मैं उन्हें औरत नहीं मानता, जो अगेन अपने हाथों को उठा करके प्रोनाउंस कर देंगे और औरतों के ही गेम में उन्हें बीट कर निकल जाएंगे। ऐसे में इन्हें सपोर्ट करने के लिए वही फेमिनिज्म वाले लोग ही निकल कर आती है, जिन सभी से आपको भी बचना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके की फिल्मों को फेमिनिज्म की अच्छी प्रेजेंटेशन कहा जाता है तो माफ कीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा मैं इस तरीके की फिल्म से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाया, जिस पर सिर्फ मेरी ही राय नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने इस फिल्म को लेकर अपना अलग अलग ओपिनियन दिया है, जिसमें मैंने भी अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखा है। अब आपको लेना है लो, नहीं लेना तो आगे बढ़ो। क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्गो रॉबर्ट के अलावा ये फिल्म जो अगली बाबी की स्टोरी बताती है, असल मायने में कहानी उसी पर फोकस करते हुए इस फिल्म में पहले एमी शेमर को कास्ट करते हुए वही स्टोरी लाइन को बताने वाली थी, लेकिन जब स्टोरी खुद एमी ने पढ़ी तो क्रिएटिव डिफरेंट का जो स्टेटमेंट स्टूडियो ने दिया था उसकी पोल खोलते हुए उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि ये फिल्म उनके अकॉर्डिंग हिसाब से बहुत ही ज्यादा फेमिनिस्ट थी, जिसका वो पार्ट नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। और उसके बाद फिल्म में कई सारे चेंजेस करके मार्गो रॉबर्ट्स को ऐड किया गया, जिसका रिजल्ट आप फिल्म देख करके पता लगा लेना। और फिर इसके अलावा फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म में एलन के कैरेक्टर से लेकर मेरी जेही नाम है उस कैरेक्टर को भी इंक्लूड किया गया था, जिसे यहाँ मेटल वालों ने ही बनाया था, लेकिन प्रेग्नेंट डॉल होने की वजह से उसके साथ में कई सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी थी, जिसके एक ही एडिशन को निकाल करके कंपनी ने उस एडिशन को जल्द से जल्द बंद कर दिया था। लेकिन हाँ, क्रेटा ने वो दिखाते हुए यही बताया है कि वो फिल्म के हर एक पॉइंट को कवर करेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस फिल्म में ट्रांस बार्बी भी डाली है, या फिर कहूंगा डाला है, जो कि हैरी निल्फ का कैरेक्टर है। और हाँ, इस पर भी मेटल वालों ने अपना टेक देते हुए असल मायने में एक ट्रांस बार्बी बनाई थी, जिसके बाद का एडिशन किसने खरीदा था वो मुझे कमेंट में लिख करके बता देना। और अब इन्हीं सभी चीजों से हटकर फिल्म के डायरेक्शन और बाकी सारी की सारी चीजों की बात की जाए तो फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर सेट डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, खास करके बार्बी लैंड की। जिसके बाद रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो उनसे मैं खुद को कनेक्ट नहीं कर पाया, और बार्बी के एंड के उस लक्ष्य को, जहां फिल्म पहले अच्छे ट्रैक पर बढ़ रही थी लेकिन एंड आया और जो डायलॉग्स फिल्म के डायरेक्टर ने हमें एंड में चिपकाया था कि बार्बी की स्टोरी कहीं खत्म नहीं होती, तो बार्बी को रियल वर्ल्ड में डालकर वो भी गायकोनोलॉजिस्ट शायद यही बोलते हैं, उसके पास छोड़ने का मतलब क्या बनता है। क्योंकि अगेन इस स्टोरी को दिखा करके खुद फेमिनिस्ट ही फेमिनिस्ट की मारते हैं, जो खास करके सभी कम्युनिटी यानी कि वो जो अपना हाथ उठा करके औरत कहते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो फिर समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा कैन के आर्क को लेकर के जो भी चीजें शो की जा रही थी उसमें वो स्टूपिड ही लग रहा था, जो कि यहाँ उसे फिल्म में बताना था, लेकिन उसके आर्क को कहीं कहीं पर अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए जो क्लोजर उसे देने की कोशिश की गई है वो अनफॉर्चुनेट इतना आधा पका पकाया है कि उस पर मेकर्स ने यही कहा है कि वह आगे इसे एक स्पिन ऑफ के तौर पर बना करके दे देंगे। यानी फिल्म की डायरेक्टर ग्रेस के बस की बात केन के आर्क को डेवलप करना नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेट उन्होंने गलती से थोड़ा बहुत करते हुए क्या किया है वो आप फिल्म देख करके समझ लेना। लेकिन इस आधी एंडिंग के साथ केन के कैरेक्टर को लेकर के यही चीज बताई जाती है कि मर्दों को औरतें नहीं समझती, वो भी काफी अच्छी तरीके से, क्योंकि जब उनकी समझने की बारी आती है हाँ ऐसे ही फेमिनिस्ट की, तो वो लोग उसे पेट्रियार्की में डाल देते हैं। बाकी हाँ, एक और चीज भी मेंशन करना बनता है जिसमें रियान गॉसलिन के केन को इस फेमिनिस्ट के वर्ल्ड में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, यानी फेमिनिस्ट की नजरों में मर्द ऐसे ही दिखने चाहिए, जबकि अगर उन्हें एक्सेप्ट करना है तो हमें इसी शेप में एक्सेप्ट कर लो, तब मैं मानूंगा कि फेमिनिस्ट इक्वल होता है। वरना वो कहते हैं ना मेरे लेवल पर आते ही नहीं, नीचे चले जाओ, बात खत्म। बाकी इससे हटकर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, फोटो, कलर करेक्शन सब कुछ ठीक ठाक सा है, जो कि अगेन कहूंगा इस फिल्म को मेरी नजर में एक बहुत ही एवरेज सी फिल्म बनाती है। इसलिए अब इससे हटकर इस फिल्म की बाकी बची कुछ छोटी मोटी जो डिटेल्स है उस पर आ जाए तो उस आर्क को कंप्लीट करेगी इसकी रेटिंग में, जिनमें अगर बात की जाए फिल्म के एक्शन की तो एक्शन के लिए बनते हैं 5 में से 1 स्टार, वो भी फिल्म की बीच फाइट के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बचकानी है। और फिर बात रही फिल्म की कॉमेडी की तो उसके लिए ये फिल्म 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करेगी। पता नहीं बाकी लोग इसकी कॉमेडी को कितना ज्यादा एंजॉय करते हैं, और कई लोग बहुत ज्यादा, तो उनकी नजर में कॉमेडी ही एकमात्र रीजन होगा जिससे वो लोग खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर कहूँ बहुत ज्यादा हंसेंगे। लेकिन मेरे लिए नहीं थी, इसलिए 1.5 की कैटेगरी मेरी नजर में बिल्कुल बेस्ट है। जिसके बाद बड़े फिल्म के ड्रामा पर तो कहानी अपने कई सारे डीप मीनिंग को छुपा करके जो स्टोरी हमें बताती है वो इतनी ज्यादा सिंपल है कि मैं इसे 3 से ज्यादा के स्टार नहीं दूंगा। बाकी अगर डिटेल की बात बनती है तो उसे फिर किसी और दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे।
करेंगे ये बताने के लिए कि इस फिल्म में मैसेजिंग कैसे छुपा छुपा करके डाली गई है। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो उसके लिए 5 में से आधे स्टार ही मिलेंगे इस फिल्म को, क्योंकि भाई फिल्म पूरी की पूरी प्रेडिक्टेबल थी। और फिर इसके बाद हॉरर और थ्रिल की बात की जाए तो छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं सीधे मास ऑडियंस पर, जिनकी नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी की है। और बात की जाए क्रिटिक्स की तो जैसे कि मैंने कहा, क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को भरपेट मिला है, जिनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे ए का स्कोर करती है। और फेमिनिस्ट तो इस फिल्म को मास्टरपीस और A+ की कैटेगरी में रखेंगे। जिन सभी से खुद को बिल्कुल भी ना कनेक्ट करते हुए मैं अपनी पर्सनल रेटिंग इस फिल्म को दूं तो वो सीधे सीधे C+ की रहेगी, जिसमें हाँ मैंने काफी ज्यादा अपनी ऑनेस्टी दिखाई है, वरना काफी ज्यादा अंदर का गुस्सा दिखाते हुए मैं सीधे इस फिल्म को D की कैटेगरी में रखने वाला था। लेकिन खैर अब जो है वो मैंने आपको दे दिया है, यानी कि इस फिल्म से रिलेटेड अपना ओपिनियन, जिस पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जिसके लिए बस आपको कमेंट में मुझे लिख करके बताना है। बाकी अगर इस फिल्म से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स है और हाँ ओपनहाइमर और फिल्मों के कई सारे डिस्कशन के लिए भी, तो फिर मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर आ जाना, जहाँ पर मैं आज लाइव करके या फिर कहूँ हर संडे 9:20 के आसपास लाइव कर आपके फीडबैक लेता हूँ, वो भी सीधे लाइव में, किसी कमेंट के थ्रू नहीं जहाँ पर मैं आपको इग्नोर करूँ, बल्कि आपकी बातें सुनता हूँ, जहाँ पर आप बैठ करके अपना ओपिनियन रख सकते हो। और इसके अलावा स्कूप कास्ट पर लाइव का सेक्शन भी चलता है, जहाँ पर हम सभी बैठ करके अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, यानी वही फिल्मों और पॉप कल्चर पर चर्चा। तो चलिए अब मिलते हैं जल्द ही लाइव के सेक्शन में। बाकी रिव्यू पसंद आया है तो कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलता हूँ जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.